हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की क्वेश्चन सीरीज हम कर रहे थे। इस सीरीज के अंदर आज हम जिस एक्ट के क्वेश्चन करने वाले हैं उस एक्ट का नाम है पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर बोला जाता है PCPNDT एक्ट। तो आज हम PCPNDT एक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस एक्ट के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्व गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 कब लागू हुआ। मैं बार बार आपको बताता हूं कि किसी भी अधिनियम के बारे में दो बातें हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। पहला, वो अधिनियम पारित कब हुआ और दूसरा लागू कब हुआ। तो इस अधिनियम के पारित होने का साल कौन सा था भाई? 1994। जो अधिनियम के साथ लिखा होता है वो होता है उसके पारित होने का साल। लागू होने की यदि हम बात करते हैं तो ये अधिनियम लागू हुआ था हमारे पास 1 जनवरी 1996 को। तो देखो 94 का एक्ट हमारे पास है, कब जाके लागू होता है भाई? 96 को लागू होता है। तो पारित कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तब लागू कब हुआ ये भी इंपॉर्टेंट होता है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 का संक्षिप्त नाम क्या है? इस अधिनियम का शॉर्ट फॉर्म क्या है? मैंने अभी आपको बताया PCPNDT एक्ट। यदि मैं नाम लिखूं इसका तो P से हमारे पास बनता है प्री, C से बनता है कंसेप्शन, PC एंड P से बनता है प्री, N से बनता है नेटल, PCP एंड D से हमारे पास बनता है डायग्नोस्टिक और T से हमारे पास बनता है टेस्ट। तो PCPNDT बन गया प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। बीच में हमारे पास और जुड़ा हुआ है लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई? सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिशन। एक्ट और कब का है भाई? ये 1994 का एक्ट हमारे पास है। तो ये हमारे पास इस अधिनियम का पूरा नाम बनता है। तो आपसे शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है तो शॉर्ट फॉर्म हमारे पास क्या है भाई? इसकी PCPNDT एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन अधिनियम की धारा 4 के अनुसार, ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन के अंदर मैंने धारा लिख दी है, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं। धारा 4 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जांच हेतु प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो तकनीकें हैं वो हमारे पास कौन सी धारा के अंदर बताई गई है। तो धारा कौन सी हमारे पास? 4 के अंदर है। तो ये कहता है कौन कौन सी जांच के लिए किया जा सकता है PCPNDT तकनीक का उपयोग। पहला, गुणसूत्र विकार संबंधी जांच के लिए, बिल्कुल सही। जन्मजात विकृतियों के लिए, बिल्कुल सही। हीमोग्लोबिन संबंधी विकृति, यदि बच्चे के अंदर इन तीनों में से कोई भी विकृति है तो इनके लिए यूज किया जा सकता है PCPNDT का। तो हमारे लिए उत्तर क्या हो जाएगा भाई? उत्तर हमारे पास हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व गर्भाधान तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक के धारा नंबर 4 के अनुसार अनुवांशिक सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग किसके द्वारा लिखे जाने पर? देखो भाई, जो PCPNDT तकनीक है ना, इसका उपयोग क्लिनिक वाले, प्रयोगशाला वाले अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हैं। उनको पहले आपको लिखा हुआ दिखाना पड़ता है, परमिशन दिखानी पड़ती है। तो यही पूछा गया है कि किसके लिखे जाने के ऊपर ही, किसके लिखे जाने के उपरांत ही, बाद में ही ये क्या करेंगे भाई? इन तकनीकों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए के अंदर लिखा गया है रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक के द्वारा लिखे जाने पर, बी के अंदर पेशेवर नर्सिंग स्टाफ के द्वारा लिखे जाने पर, सी में लिखा है पर्यवेक्षण बोर्ड के द्वारा लिखे जाने पर, और डी कहता है सरकारी चिकित्सक के द्वारा लिखे जाने पर। इसका सही आंसर हमारे पास ए होगा कि कोई भी यदि रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर, जो हमारे पास जो डॉक्टर अधिनियम बना हुआ है उसके तहत यदि पंजीकृत है तो कोई भी पंजीकृत डॉक्टर हमें लिख के दे देगा, तो प्रयोगशाला वाले इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस अधिनियम के अनुसार धारा 4 के अनुसार, फिर से धारा 4 की बात की गई है भाई, बहुत लंबी चौड़ी धारा है धारा 4। धारा 4 के अनुसार रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर जिन परिस्थितियों में प्रसव पूर्व निदान तकनीक का उपयोग देने की सलाह दे सकता है उनके बारे में असत्य कथन छांटो। डॉक्टर यदि लिख के देगा तो किन परिस्थितियों के अंदर लिख के दे सकता है, ये भी हमें धारा नंबर 4 के अंदर बताया गया है। तो ये कहते हैं कि असत्य कथन कौन सा है?
पहला कहते हैं गर्भवती स्त्री की उम्र 35 साल से कम हो। दूसरी बात, गर्भवती स्त्री के 2 या 2 से अधिक बार स्वतः गर्भपात हो चुका हो। ये तो भाई सही है, में छांटना है, असत्य है लेकिन ये तो सही है। अगला पॉइंट क्या है, गर्भवती स्त्री किसी संक्रमण से ग्रसित हो या रसायन लेने की आदत हो। ये भी सही है भाई, यदि किसी स्त्री को किसी तरह का संक्रमण है तो PCPNDT तकनीक का यूज किया जा सकता है। चौथा है, स्त्री या उसके पति के कुटुंब में कोई शारीरिक या मानसिक विकृति हो। किसी भी तरह का यदि अनुवांशिक विकार आपकी फैमिली के अंदर है, चाहे माँ की फैमिली के अंदर चाहे पिता की फैमिली के अंदर, तो भी उपयोग करने के लिए दिया जा सकता है। इसका मतलब हमारे पास ए पॉइंट है वो गलत है, हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा ए पॉइंट को। क्या लिखा है भाई, गर्भवती स्त्री की आयु 35 वर्ष से कम। देखो यहीं पे गलती है, एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि 35 वर्ष से अधिक है गर्भवती स्त्री की आयु तो PCPNDT की तकनीक का उपयोग करने की सलाह दी जाएगी, वरना जो परिस्थितियां हैं वो आगे परिस्थितियां, लास्ट परिस्थिति होती है जो पर्यवेक्षण बोर्ड है वो जो जब कहेगा उसके अकॉर्डिंग की जा सकती है। तो इसका हमारे पास असत्य कथन है, तो असत्य कथन हमारे पास क्या है भाई, ए है, गर्भवती स्त्री की आयु 35 साल से अधिक होनी चाहिए थी, यहाँ क्या लिखी गई भाई, कम लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व गर्भाधान तकनीक 1994 की किस धारा के तहत लिंग अवधारण या लिंग जांच सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रतिषेध किया गया है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो वहाँ लिखा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रोहिबिटेड हियर, आगे नीचे लिखा होता है कौन सी धारा के तहत, इसी एक्ट की ये धारा लिखी होती है। तो कौन सी धारा के तहत है भाई, धारा नंबर 6 के तहत लिंग की जांच करना, भ्रूण के लिंग की जांच करना क्या है भाई, प्रतिषेध है। दंडात्मक कार्यवाही आपके खिलाफ की जा सकती है यदि कोई भी व्यक्ति इन प्रावधानों का क्या करता है, उल्लंघन करता है तो उसे सजा मिल सकती है। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की धारा 7 के तहत, कौन सी धारा की बात की जा रही है भाई, धारा 7 के तहत इस पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया जाता है। 7 के तहत जो पर्यवेक्षण बोर्ड बताया गया है उसका गठन किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा या संयुक्त सरकार द्वारा। सही उत्तर हमारे पास है केंद्र सरकार। ये जो बोर्ड है ना, इस बोर्ड का पूरा नाम होता है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, तो नाम से ही पता चल जाता है कौन सी सरकार करेगी भाई, केंद्र सरकार करेगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक में किस धारा के तहत, धारा पूछी गई है, किस धारा के तहत गर्भाधान पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक के संबंध में विज्ञापनों का प्रतिबंध, कोई भी लेबोरेटरी वाला हो या कोई और हो इस तरह का विज्ञापन नहीं लगा सकता है। विज्ञापनों के ऊपर भी क्या लगाया गया है, पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। तो पूछा गया है कौन सी धारा के तहत विज्ञापनों को छपवाना इनके बारे में प्रतिबंधित है। तो सही उत्तर हमारे पास है धारा नंबर 22 के तहत यदि विज्ञापन छपवाए जाते हैं तो प्रतिबंधित किया गया है। पिछली बार के यदि एग्जाम देखें हम तो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं भी, सजा का क्वेश्चन आया था इस एक्ट से, क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्वेश्चन हमारे पास आया था। पूर्व गर्भाधान तथा नियम के तहत गर्भाधान पूर्व तथा प्रसव पूर्व निदान तकनीक के संबंध में विज्ञापन का प्रकाशन करवाने पर कितनी सजा की प्रावधान किया गया है। मैंने अभी आपको बताया ना, धारा नंबर 22 कहती है आप विज्ञापन नहीं छपवा सकते, वही धारा कहती है आपको विज्ञापन यदि छपवाया आपने तो आपको क्या मिलेगी भाई, सजा मिलेगी। कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, तो सही उत्तर हमारे पास है सी, 3 वर्ष तक का कारावास तथा 10,000 रुपए तक की सजा का प्रावधान किया गया है इसके तहत। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। इस अधिनियम के तहत यदि कोई अनुवांशिक सलाह के अंदर, ये क्वेश्चन आया था अभी पिछले बार, अनुवांशिक सलाह के अंदर अनुवांशिक प्रयोगशाला, अनुवांशिक क्लिनिक, स्त्री रोग विशेषज्ञ या कोई भी रजिस्ट्रीकृत डॉक्टर इस अधिनियम के उपबंधों का प्रथम बार उल्लंघन करता है, ध्यान से देखो बात हो रही है कौन सी बार करता है भाई, प्रथम बार उल्लंघन करता है तो उसे किस दंड का भागी माना जाएगा। तो इसका भी सही उत्तर हमारे पास वही है जो पिछले एक्ट का उत्तर था, 3 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना। सी बिल्कुल सही आंसर है। कब, यदि कोई भी पहली बार इसका क्या करते हैं भाई, उल्लंघन करते हैं। और सेम क्वेश्चन हमारे पास दूसरा है, यदि कोई भी लोग इसका दूसरी बार यदि उल्लंघन करते हैं, आप जानते हो कि द्वितीय दो सिद्धि या उसके बाद वाली कोई सी भी हो, तीसरी चौथी पांचवी हो तो बढ़ा हुआ दंड दिया जा सकता है। तो इस टाइम हमारे पास जो दंड देने का प्रावधान है, यदि आप दूसरी बार करते हो या तीसरी चौथी बार करते हो तो पहले से बढ़ा के दंड दिया जाएगा। पहले 3 साल था, अब कितना दिया जाएगा भाई, 5 साल दिया जाएगा। पहले 10,000 रुपये जुर्माना था, अब 50,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक की धारा 27 के अनुसार, कौन सी धारा है भाई, धारा 27 के अनुसार अपराधों की प्रकृति किस प्रकार की बताई गई है। कौन सी प्रकृति के अपराध होंगे। अपराधों की प्रकृति आप जानते हो भाई, एक होते हैं संज्ञेय तथा असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध जिनमें पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है,
असंज्ञेय अपराध जिनमें पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। जमानतीय अपराध वे अपराध जिनमें जमानत लेना आपका अधिकार है, और अजमानतीय जिनमें जमानत आपका अधिकार नहीं है, कोर्ट चाहे तो दे सकता है चाहे तो नहीं देगा। समनीय अपराध वे अपराध जिनके अंदर राजीनामा हो सकता है, और असमनीय अपराध वे अपराध जिनके अंदर राजीनामा नहीं हो सकता। तो इसका हमारे पास सही आंसर है कि जो 27 जो हमारे पास पीसीपीएनडीटी एक्ट है, तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जो अपराध है वो कौन सी प्रकृति की होंगे, तो इसका सही आंसर हमारे पास बी है। संज्ञेय अपराध है कि बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। अजमानतीय अपराध है, आपको जमानत आपका अधिकार नहीं होगा, तथा असमनीय अपराध है, राजीनामा इसके अंदर नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 28 के तहत, धारा नंबर 28 की बात की जा रही है भाई। धारा 28 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने की अधिकारिता किस न्यायालय के पास है? बार बार हम एक ही न्यायालय का बात चर्चा कर रहे हैं, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, या इसके साथ लिखा हुआ क्या आ सकता है भाई, महानगर मजिस्ट्रेट। तो ये जो अधिकारिता है वो महानगर मजिस्ट्रेट के पास है या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास है। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व गर्भाधान अधिनियम के अंदर कुल कितनी धाराएं? देखो भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, सर आप कुल धाराएं तो बताते ही नहीं हो जी, कुल कितनी धाराएं हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये डाल दिया कि कुल कितनी धाराएं हैं। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर कुल कितनी धाराएं हैं भाई? 34 धाराएं हैं। यदि आप याद रखना चाहो तो कुल कितनी धाराएं हैं यहाँ पर? 34 धाराएं हैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, फिर भी बच्चों की क्यूरियोसिटी थी इसलिए मैंने डाल दिया ये क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, पूर्व गर्भाधान तकनीक अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों के उचित क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, समुचित सरकार के पास है, या पर्यवेक्षण बोर्ड के पास है? तो इसका सही आंसर हमारे पास है कि केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की पावर है। तो ये हमारे पास छोटा, देखो छोटा अधिनियम तो नहीं है, 34 सेक्शन हमारे पास है और बड़ी हेवी सेक्शन है, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5-7 सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है और उन सेक्शन के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम एक छोटा सा अधिनियम हमारे सामने बचता है, महिलाओं से संबंधित लास्ट अधिनियम हमारे पास बचता है, सती निवारण अधिनियम 1987। इसके क्वेश्चन भी हम आज की क्लास के अंदर ही कर लेते हैं। बहुत ही छोटा अधिनियम है और बहुत ही कम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? राजा राम मोहन राय ने, विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड रिपन ने, दयानंद सरस्वती ने। अधिकांश बच्चे इसका आंसर क्या देंगे भाई? राजा राम मोहन राय ने। लेकिन राजा राम मोहन राय ने नहीं लगाई थी भाई, रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाई थी, राजा राम मोहन राय के कहने पर। राजा राम मोहन राय ने कहा था और राजा राम मोहन राय के कहने पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, पहले गवर्नर जनरल थे बंगाल के, उन्होंने बंगाल के लिए क्या बनाया था भाई? सती प्रथा को रोकने के लिए अधिनियम बना दिया था, कानून बना दिया था। तो रोक लगाने वाले कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। और किसके कहने पे लगाई थी यदि ये आता था आंसर हमारे पास क्या होता भाई? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा की रोकथाम के लिए भारत में बनाया गया सबसे पहला कानून कौन सा था? बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर सेम क्वेश्चन 3 बार आया था, तो इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि अधिनियम से क्वेश्चन ही गिने चुने 5-7 ही बनते हैं। तो सबसे पहले जो भारत में कानून बनाया गया था वो कानून मैंने अभी बताया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल के अंदर कानून बनाया था, और नाम क्या रखा था भाई? बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल सती विनियमन अधिनियम 1829 लागू कब हुआ था? तो ये अधिनियम लागू हुआ था 4 दिसंबर 1829 को। कब हुआ था भाई? 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सती प्रथा पर रोक लगाने हेतु सबसे पहले कानून किस रियासत ने बनाया? राजस्थान में हम सबसे पहले कानून की बात करते हैं तो राजस्थान में बनाया था कौन सी रियासत ने भाई? अलवर रियासत ने बनाया था। और कब बनाया था? 1830 में। कब बनाया था भाई? 1830 में अलवर रियासत के ने अपना कानून बना दिया था 1830 में। यदि हम बात करें बूंदी की, तो बूंदी ने सबसे पहले रोक लगाई थी भाई 1822 के अंदर। बूंदी ने 1822 में ही रोक लगा दी थी। यदि मैं इंडिया की बात करता हूँ ना, तो इंडिया के अंदर तो 1829 में रोक लगी थी, लेकिन यहाँ पर बूंदी के अंदर तो कब रोक लगा दी थी भाई? 1822 के अंदर ही लगा दी थी। लेकिन इसके हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं।
इसके हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन माना जाता है कि बूंदी के हमारे पास राजा हुआ करते थे राम सिंह सेकंड, उन्होंने 1822 ईस्वी के अंदर सती प्रथा पे क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। यदि जयपुर की हम बात करते हैं तो जयपुर में बहुत ही देर में, जब हम आज़ाद होने वाले थे उस टाइम की बात है, 1944 के अंदर सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और किसके कहने पे या किसके प्रयासों से लगाई गई थी, सर लाडनू के प्रयासों से यहाँ पर क्या लगी थी भाई, रोक लगी थी। तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में सबसे पहले कानून बनाने वाला कौन था, अलवर था। और वैसे यदि पूछ लीजिए सबसे पहले रोक लगाने वाला कौन था भाई, लिखित प्रमाण नहीं है, बूंदी ने सबसे पहले रोक लगाई थी। ये भारत में भी सबसे पहले बूंदी ही था हमारे पास। यदि हम अलिखित की हम बात करते हैं तो सती निवारण अधिनियम 1987 को किस राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था। सती निवारण अधिनियम जो है ये किसी राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया अधिनियम है। और ये क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम के अंदर कम से कम 3 पारियों के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी सरकार ने बनाया था भाई, राजस्थान की सरकार ने बनाया था। क्यों बनाया था, हमारे यहाँ पर एक औरत थी जिसका नाम था राजकंवर। क्या नाम था भाई, राजकंवर नाम की औरत थी। ये सीकर जिले की रहने वाली थी और सीकर जिले का एक गांव था देवराला गांव। सीकर जिले के देवराला गांव की रहने वाली औरत है राजकंवर। इन्होंने राजस्थान के अंदर हाल ही में, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 4 सितंबर 1987 को इन्होंने सती होने का प्रयास किया था। और इन्होंने सती होने का प्रयास किया, इस वजह से राजस्थान सरकार ने तुरंत 1987 के अंदर सती निवारण अधिनियम 1987 लेके आई। जैसे ही राजस्थान सरकार अधिनियम लेके आती है, ठीक उसी तरह भारत सरकार भी उसी तरह के ऊपर और उसी अधिनियम को ही मैं कह दूं केंद्र सरकार में पारित करती है। और बिल्कुल वो का वो अधिनियम केंद्र सरकार में पारित हो जाता है, लेकिन नाम थोड़ा सा चेंज किया जाता है, द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987। तो आज जो हमारे पास अधिनियम है सेंट्रल गवर्नमेंट का द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 और राजस्थान सरकार का सती निवारण अधिनियम 1987, दोनों अधिनियम को एक नाम से भी जाना जाता है, कोई फर्क नहीं है क्योंकि डिट्टो ही अधिनियम हमारे पास है। क्वेश्चन है कि सती रोकथाम अधिनियम के केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून कौन सा है, तो द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 ये है, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून है। द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987 जो है ये लागू कब हुआ, देखो पारित कब हुआ, पारित तो 1987 के अंदर हुआ, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ था 3/1/1988 को। कब हुआ था भी लागू, 3/1/1988। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। सती निवारण अधिनियम 1987 की किस धारा के तहत सती होने का प्रयास यदि कोई करता है, क्या करता है भाई, यदि कोई सती होने का प्रयास करता है तो उसे क्या बनाया गया है भाई, कानूनन अपराध माना गया है सती होने के प्रयास को। और ये पूछा गया है कि सती होने का प्रयास जो है वो कौन सी धारा के तहत हमारे पास क्या है, अपराध है। तो धारा नंबर 3 जो है ना हमारे इस अधिनियम की, धारा नंबर 3 कहती है यदि कोई सती होने का प्रयास करती है तो वो कानूनन अपराध है और आपको क्या मिलेगी भाई, सजा मिलेगी। और कितनी सजा का प्रावधान है, 1 साल तक के कारावास का प्रावधान है। 1 साल तक का कारावास मिल सकता है यदि कोई सती होने का प्रयास करता है। सती निवारण अधिनियम 1987 में किस धारा के तहत सती के दुष्प्रेरण को कानूनन अपराध बनाया। दुष्प्रेरण का मतलब होता है उकसाना। दुष्प्रेरण का मतलब क्या होता है, उकसाना। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को सती होने के लिए उकसाएगा तो वो भी क्या है भाई, एक अपराध है। कौन सी धारा के तहत है, अधिनियम की धारा नंबर 4 के तहत ये अपराध है। कौन सी धारा भाई, इस अधिनियम की धारा नंबर 4 के तहत सती निवारण अधिनियम को के लिए दुष्प्रेरण यदि किया जाता है तो वो अपराध है। और ये कितना भयंकर अपराध है भैया आप समझ सकते हो। इसके लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान है या यहाँ तक कि मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान भी है। तो यदि आप किसी व्यक्ति को, किसी महिला को सती होने के लिए उत्प्रेरित करते हो, दुष्प्रेरित करते हो, तो मृत्यु दंड तक की सजा मिल सकती है धारा नंबर 4 के तहत। सती निवारण अधिनियम की किस धारा के तहत सती का गौरवगान करना, किस धारा के तहत सती का गौरवगान करना कानून अपराध है। यदि सती का गौरवगान किया जाता है, महिमा मंडन किया जाता है, उसका मंदिर बनाया जाता है, उसके लिए उत्सव रखा जाता है उसकी बरसी पे, तो वो भी हमारे पास क्या रखा गया है भाई, कानूनन अपराध रखा गया है। और कौन सी धारा के तहत, धारा नंबर 5 के तहत। यदि किसी सती का मंदिर 20 साल से पुराना है वो रह सकता है, लेकिन 20 साल से नया कोई भी मंदिर है तो उसको क्या कर दिया जाएगा भाई, गिरा दिया जाएगा। वो भी हमारे पास धारा नंबर 5 के अंदर ही लिखा गया है। और यदि धारा 5 के तहत यदि आप अपराध करते हो तो आपको सजा मिलेगी। कितनी सजा मिल सकती है भाई, कम से कम सजा मिलेगी आपको 1 साल की,
ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी मिल सकती है, 7 साल की सज़ा। तो 1 से लेकर 7 साल तक की सज़ा है, साथ ही साथ जुर्माना भी लगेगा। और जुर्माना कितना लगेगा भाई, कम से कम यदि जुर्माना लगेगा तो 5,000 रुपये जुर्माना लग सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो कितना भाई, 30,000 रुपये तक का जुर्माना। 5,000 से लेकर 30,000 तक का जुर्माना और 1 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा। ये हमारे पास सती अधिनियम, छोटा सा अधिनियम था, और इस अधिनियम के बारे में ये हमसे बहुत कुछ गिने चुने 5-7 क्वेश्चन ही बन सकते थे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उम्मीद करता हूँ इन्हीं क्वेश्चन में से हमारे पास क्वेश्चन आएगा। और ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए भी नहीं बनते क्योंकि आज के टाइम में ये क्वेश्चन अपनी प्रैक्टिकलिटी खो चुका है, इसका वास्तविकता के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि लास्ट सती हमने देखा 1987 के अंदर हुई थी, पूरी इंडिया के अंदर ही, उसके बाद सती होने का प्रयास ही किसी के द्वारा नहीं किया गया। फिर भी यदि हम बात करते हैं कि इस अधिनियम के अंदर कुल धाराएं कितनी हैं, जैसा कि आप बार बार कहते हो सर हमें कुल धाराएं बता दो, तो इस अधिनियम के अंदर कुल धाराएं हमारे पास हैं 22। कितनी धाराएं हैं भाई, 22 कुल धाराएं हैं। और इस अधिनियम की धारा नंबर 9 जो है वो कहती है कि यदि सती कहीं पर होती है तो सती होने के लिए या सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए हमें क्या बनाने चाहिए भाई, विशेष न्यायालय बनाने चाहिए। लेकिन हम जानते हैं सती का हमारे सामने मामले ही नहीं आते हैं। जब सती के मामले ही हमारे सामने नहीं आते तो विशेष न्यायालय की स्थापना ही नहीं की गई। ये हमारे पास आज के 2 अधिनियम हमने किए, छोटे छोटे अधिनियम थे भाई, पीसीपीएनडीटी एक्ट तथा सती निवारण अधिनियम। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों अधिनियम के क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपका पूरे का पूरा अधिनियम भी आपका क्या हो चुका होगा भाई, रिवीजन हो चुका होगा। यदि आपने हमारी थ्योरी की क्लासेज नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन के अंदर आपको थ्योरी की क्लासेज शो हो रही होंगी, उन लिंक को क्लिक कीजिए, आप थ्योरी की क्लास पे जाइए, थ्योरी की क्लास जरूर देखिएगा। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, तथा साथ ही साथ वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो महिला तथा बाल अपराध के लिए क्वेश्चनों की कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं। मिलते हैं कल फिर एक नए अधिनियम के क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद।